नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपनी इस चैनल पर हम हिंदी की आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत रिवीजन, आपके प्रैक्टिस सेट्स और ये वन लाइनर के रूप में नोट्स में यहाँ पर उपस्थित कर रही हूँ। तो जितने भी आपकी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए उन सब का संकलन इन नोट्स में किया गया है। आज का टॉपिक रहेगा रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, जो बुक है 1929 में रचित है। तो उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न उसके कथन को लेकर पूछे गए हैं उनमें से कुछ का संकलन ये है। उसमें से 10 से 15 प्रश्नों का ये संकलन है। इसके बाद और भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इस ग्रंथ से कितने प्रश्न बनते हैं आप सभी जानते हैं, पुराने पेपर सॉल्व करे होंगे, नहीं करे हो तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पहला देखिए, शुक्ल जी ने साहित्य को लोक मंगल के साथ जोड़ा। ये ऑप्शन दिए होते हैं, किसके साथ जोड़ा? लोक मंगल के साथ। किसका कथन है कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखरती? तो ये शुक्ल जी ने कबीर के बारे में जहां लिखा है उसमें अंतिम पंक्ति है। और हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो जायसी के लिए ये कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं ना, प्रैक्टिस सेट्स जो हमने हिंदी बुकशाला चैनल पर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों कालों को प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट किया था, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया। तो उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स को अपने नोट्स में ऐड करके मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। तो ये सब प्रश्न उन्हीं प्रैक्टिस सेट के हैं जो वन लाइनर के रूप में मैंने बदल दिए हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, यह भी उनकी बुक से लिया हुआ है। और घनानंद की कविता आत्मा की मौनमधी पुकार है। ठीक है, ये सारे कथन और पंक्तियां जो उनके पूछे जाते हैं। अब देखिए, केवल एमसीक्यूज लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ विस्तृत भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसमें जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण, यह भी प्रमुख प्रश्न कथन है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट के पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। निराला में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा थी। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो आपका चाहे झारखंड हो, यूपी पीजीटी हो, जीआईसी वाला हो, DSSS हो, सब में ये प्रश्न पूछा हुआ है। धर्म का प्रवाह ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के प्रभाव अभाव में भी विकलांग रहता है। आदिकाल वाले टॉपिक में ये। और शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा, उसमें 4 अपभ्रंश के तथा 8 देश भाषा में लिखे हैं। तो अपभ्रंश के ग्रंथ कौन कौन से हैं? हम्मीर रासो रचयिता देख लीजिए, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह इसके रचयिता हैं। कीर्तिलता विद्यापति और कीर्तिपता का विद्यापति। ये कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी भाषा पूछी जाती रहती है, तो अपभ्रंश है। बाकी देश भाषा की 8 रचनाएं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, विसल देव रासो नरपति नाल की है, परमाल रासो जगनीक की है, खुमार रासो दलपति विजय की है, जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, पदावली विद्यापति की है, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की हैं। तो ये सभी पूछे जाते हैं, राइटर्स वगैरह। तो इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल ने अपने काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की। अब जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, उसकी जो इंडेक्स है, जो विषय सूची है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो इस काल विभाजन को लेकर ही बनते हैं। इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा गया था। काल विभाग कैसे किए? आदिकाल में कितने प्रकरण है? 1 2 3 4 प्रकरणों में इनको बांटा है। और इसमें से चौथे प्रकरण से फुटकल रचनाओं से नेट में प्रश्न बना था। समय सीमा इन्होंने वीरगाथा काल की 1050 से 1375 मानी है, भक्ति काल की 1375 से 1700 मानी है। ठीक है, निर्गुण धारा के अंतर्गत इन्होंने प्रेम मार्गी, सूफी धारा और निर्गुण धारा संत काव्य और सूफी काव्य में बांटा। फिर सगुण धारा को राम भक्त, ब्राह्म भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा। फिर भक्ति काल के कुछ फुटकल कवियों की रचनाओं का परिचय दिया। रीति काल को 1700 से 1900 इसकी समय सीमा मानी। सामान्य परिचय में गद्य का विकास,
है ना। हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, ये जीआईसी वाले में पूछ लिया था कि गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का आविर्भाव, यह जो है ना, ये इस नाम से अपने इस साहित्य का काल विभाजन किसने किया? तो सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। इसके अलावा फिर इनसे आपके यूपीपीजीटी में प्रथम उत्थान का समय माना जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय यूपीपीजीटी में पूछ लिया था 2013 वाला में, तो ये है 1868 से 1893, फिर 1893 से 1918 द्वितीय उत्थान, और तृतीय उत्थान 1918 से अब तक। तो ये सभी प्रश्न पूछे। वैसे तो आप सबके पास शुक्ल की बुक है, तो उसमें से आप उसकी इंडेक्स जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो शुक्ल वाला इतिहास है, वहां से जो प्रश्न बनते हैं उनकी जानकारी मैं आपको पूरी तरीके से देने का प्रयास कर रही हूँ कि कुछ भी रह नहीं जाए। इसके अलावा अगले राइटर हैं, वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आरपीएससी के जो प्रश्न है वह भी इसके आगे मिल जाएंगे आपको, यानी लेखन परंपरा से ही आपके काफ़ी सारे प्रश्न मैं अच्छे से तैयार करवा दूंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देख लेते हैं। इनका है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में इन्होंने लिखा, 7 प्रकरणों में लिखा, और समय सीमा इन्होंने मानी कि 693 से ये शुरू हुआ और 1693 तक, भक्ति काल तक ही लिखा, शेष इनका अलिखित है। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से किसने माना? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एनवीएस टीजीटी 2019-18 में पूछा हुआ है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का 693 ईस्वी से आरंभ मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने 2 भागों में विभक्त किया। संधि काल माना 750 से 1000 तक, और चारणकाल माना 1000 से 1375 तक। शुक्ल जी के द्वारा दिए गए नामकरण को सरल रूप दिया। ज्ञान मार्गी शाखा को इन्होंने संत काव्य लिखा और प्रेम मार्गी शाखा को लिखा प्रेम काव्य। तो ये 3-4 इनके महत्वपूर्ण योगदान है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम पढ़ लेंगे। आपने शॉर्ट वीडियोस में देख लिया था, एक जो वीडियो आया था लेखन परंपरा का फर्स्ट, उसमें देखा था 3 बुकें इनकी। हिंदी साहित्य का भूमिका लिखी 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52-53 में इन्होंने लिखा। अब विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी जी ने जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें संशोधित व परिवर्तित करके प्रथम पुस्तक 1940 में प्रकाशित इनकी हुई थी, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। गणपति चंद्र गुप्त इनके बारे में कहते हैं कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से ये असहमत हैं। वीरगाथा काल को आदिकाल कहना अधिक उचित माना, क्योंकि जिन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, उनकी तो प्रामाणिकता ही, ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता दोनों ही संदिग्ध है, इसलिए वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल कहा। शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा को बताया, जबकि द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति आंदोलन का बाहर आना स्वरूप वैसा ही होता, ठीक जैसा आज है। तो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सब में पूछा हुआ है। और शुक्ल जी ने कबीर की उपेक्षा की। द्विवेदी जी ने कबीर की प्रतिभा को उजागर करते हुए कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये जो रेड से लगे हुए हैं ना, ये सारे पूछे हुए किसके कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। शुक्ल जी ने संत व सूफी मत इस्लाम से प्रभावित बताया, जबकि द्विवेदी जी ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित स्वरूप है तथा हिंदी सूफी काव्य की कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियां, रचना शैली, छंद योजना ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है। शुक्ल जी ने जहां युगीन परिस्थितियों पर बल दिया, वहीं आचार्य द्विवेदी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया। साहित्य सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास होता है, ये कहा। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाह्य रूप व भीतरी आधार की दृष्टि से पूर्णतः जगजोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अहिंसक दृष्टि का ही परिणाम है। ठीक है। बाद के इतिहासकारों में रामविलास शर्मा भी पूछे जाते हैं। रामविलास शर्मा को छोड़कर अन्य इतिहासकारों ने कमोवश आचार्य शुक्ल और
द्विवेदी की मान्यता को ही प्रस्तुत किया है। तो रामविलास शर्मा की कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं, देख लीजिएगा। भारतेंदु और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नामकरण, प्रेमचंद्र और उनका युग। रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि मार्क्सवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। कई बार पूछा जाता है ना, इनमें से किस राइटर की दृष्टि जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, तो रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा और साहित्य के जातीय स्वरूप की पहचान, खोज और रक्षा करना रामविलास शर्मा के लेखन का प्रमुख जो उद्देश्य रहा। तो इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करेंगे। इसके लगभग आपके सभी इतिहासकार का परिचय देते हुए उनके ग्रंथ और जो प्रश्न बने हैं प्रैक्टिस सेट में हिंदी लेखन परंपरा से, उस सब का संकलन इन चारों नोट्स में मैंने कर दिया है। अब जो थोड़े बहुत प्रश्न बने उन्हें कल के प्रैक्टिस नोट्स में देखेंगे और उसके बाद आदिकाल को हम प्रारंभ करेंगे। नियमित रहिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल सबकी पुस्तकें प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सरस्वती पांडे से लेकर कई पब्लिकेशंस की बेहतरीन पुस्तकें प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। धन्यवाद।